हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। पढ़ने के लिए आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर जेंडर, कास्ट, रिलीजन। आपको ये एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप कहीं ना कहीं फैमिलियर हैं इन वर्ड्स के साथ। स्कूल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने सुना है इन शब्दों को। तो एक वीडियो में बहुत आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आज हम लेने वाले हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक को। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पैदा कैसे होता है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव कैसे होता है। देखो देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लिखा हुआ है कि वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। कानून के सामने तो सब बराबर हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा हुआ? बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट मेल एंड फीमेल बट इट इज गॉड गिफ्टेड। लड़के और लड़कियां शरीर से अलग अलग हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं हुआ। डिस्क्रिमिनेशन कब पैदा होता है? बिकॉज ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मैन। लड़के और लड़कियों से समाज में अलग अलग आशाएं रखी जाती हैं। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ जाएगा। What do you mean by sexual division of labor? In this system, this is the expectation from women. All the inside work of house done by women. घर का सारा काम लड़कियां ही करेंगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों को पालना, उफ, सारा काम लड़कियां करने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के ये काम नहीं कर सकते, बट समाज में ये सोच स्थापित कर दी गई है कि लड़कियां ही कर सकती हैं। ठीक है, एंड ऑल द आउटसाइड वर्क, घर से बाहर का सारा काम लड़के करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़कियां अच्छा काम नहीं कर सकती, बाहर अच्छी प्रोफेशनल नहीं बन सकती। आज हैं अलग अलग फील्ड में, हायर पोजीशंस पे, लेकिन फिर भी ये समाज में एक्सपेक्टेशन है कि लड़के बाहर का काम करेंगे और लड़कियां घर का काम करेंगी। दिस इज बी नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, और इसी की वजह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। देखो, इस सिस्टम में बेटा क्या होता है कि घर का इनसाइड वर्क कौन करेगा? औरतें करेंगी। ठीक है, और उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चों को पालना, टेलरिंग, सिलाई करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग करना। एंड इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू दिस वर्क। लड़के इस काम को कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी बात समझो। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज जस्ट अ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वुमेन इन अवर सोसाइटी कि वो ही घर का करेंगे काम, और इससे डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो आज इस क्लास में जितने भी लड़के लड़कियां सुन रहे हैं ना भाई, तो आज आप अवेयर होके और इस बात को समझ के जाओ कि आपको मिलजुल कर काम करना है अगर आप अपने देश का विकास चाहते हैं तो। समझ में आया? लड़कों को थोड़ा सा कम डाइजेस्ट होगा। क्या मैडम ने कह दिया हमें भी झाड़ू पोछा बर्तन करने हैं, हम तो इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस होने वाले हैं। बट बेटा, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें भी निभाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, गलत बात है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट इसमें स्लाइड में? रिजल्ट ऑफ द जेंडर डिवीजन, जब लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है तो अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा आएगा? ऑफ कोर्स बुरा रिजल्ट होगा। हाफ ह्यूमैनिटी लाइफ प्रिपेयर बाय वुमेन। आपके देश में या पूरे वर्ल्ड के अंदर आधी पॉपुलेशन अगर मेल है तो आधी फीमेल है, आधी लड़कियां हैं। बट देयर रोल इन पॉलिटिकल एंड पर्सनल लाइफ इज वेरी मिनिमल। इट मीन्स बेटा बहुत थोड़ा रोल निभाती हैं, बहुत छोटा, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं दिए गए। समझ में आया क्या कहना चाहती हूँ? कि आधी पॉपुलेशन लड़कियां हैं लेकिन दे डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, इन पॉलिटिकल लाइफ, इन द पर्सनल लाइफ। लड़कियां बहुत पीछे हैं। वुमेन आर लैग बिहाइंड इन आवर सोसाइटी। दैट्स वाई दे स्टार्टेड एजिटेशन मूवमेंट टू गेटिंग इक्वल राइट लाइक मैन। आया समझ में? लड़कियां लड़कों के बराबर अधिकार पाने के लिए हर फील्ड में, राजनीति में, वोटिंग राइट के लिए हर तरीके से लंबा संघर्ष किया है और आज लगभग लड़कों के बराबर राइट्स मिले हैं। और फिर भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि लड़कियां हर फील्ड में आज भी लड़कों से पीछे ही हैं।
बिकॉज ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन लड़कियों को पीछे रखा जाता है, सोच ही ऐसी समाज की फिट कर दी गई है, नहीं होना चाहिए ना भाई। देखते हैं कितने बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम एट इक्वालिटी इन पर्सनल and family life as well. This movement known as feminist movement. Radical women come together and started large scale movement to getting equal right like men. This is been known as feminist movement. जो औरतें बराबरी के अधिकारों के लिए लड़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट। और लड़के भी, अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं, कोई भी जो इक्वल राइट्स में विश्वास करता है वो होते हैं फेमिनिस्ट। एंड रेडिकल वुमेन स्टार्टेड स्ट्रगल और मूवमेंट टू गेटिंग इक्वल राइट, दिस इज बी नोन एज फेमिनिस्ट मूवमेंट। आया जब बराबर के अधिकारों के लिए लड़कियां लड़ती हैं तो फेमिनिस्ट मूवमेंट। और फेमिनिस्ट का मतलब होता है मेन और वुमेन बिलीव दैट इक्वल राइट्स, ठीक है, फॉर ऑल। कोई भी लड़का या लड़की अगर इस बात में विश्वास करता है कि बराबर अधिकार होने चाहिए लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, तो वो होता है फेमिनिस्ट। आ गया। अब आप डिसाइड करो कि आप फेमिनिस्ट हैं या नहीं है। होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखो। ये पिक्चर है एनसीईआरटी का कि लड़कियों को ना पूरा लाद दिया है। दिस इज द एक्सपेक्टेशन इन सोसाइटी फॉर अ आइडल वुमेन, परसेप्शन इन आइडल वुमेन, मल्टीपल टास्क। उनके हाथ में देख रहे हो, झाड़ू भी लगा ले, पोछा भी लगा ले, सफाई भी कर ले, खाना भी बना ले, घर भी देख ले, ब्यूटी भी देखनी है, पूरा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट। आपको क्या लगता है इतना आदर्श रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, फिर भी इतने प्रेशर के साथ ट्रिमेंडस जॉब डिड बाय वुमेन इन अवर सोसाइटी, बहुत अच्छे से निभाती हैं, घर भी संभालती हैं और बाहर का वर्क भी संभालती हैं इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो लड़कियों को तो सल्यूट करना चाहिए। मैं ये बच्चों को लगता है मैं फीमेल हूँ इसलिए फेवर कर रही हूँ, नहीं बेटा। अगर आप सोच के देखेंगे घर में, आप इमेजिनेशन करो कि जो बॉयज़ हैं वो बाहर कर रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, और ठीक है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिम्मेदारी निभाती हैं। उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, उनका वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, उनके ऊपर आदर्श समाज का पूरा ठीकरा होता है कि उन्हें बहुत तरीके से रहना है, तो प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो आपको ये बात माननी चाहिए। देखें कितने जने मानेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है इस चैप्टर को बच्चों को समझाना, डाइजेस्ट कराना कि भैया इक्वालिटी ज़रूरी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन गलत बात है और लड़कियां समाज में पीछे हैं। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ थोड़ा सा लड़कियों को अच्छा लगेगा और पता नहीं बॉयज़ को अच्छा लगने वाला है या नहीं लगने वाला है, बट है तो ठीक ही बात। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्कैंडिनेवियन, एक कंट्रीज को मिलाकर बना दिया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन है, नॉर्वे है, दीज आर द कंट्रीज वेयर वुमेन रोल इन प्रोफेशनल लाइफ इज हायर, इन सोसाइटी देयर रोल इज हायर एज कम्पेयर टू मैन। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं, चिढ़ने वाली बात नहीं है कि लड़कों को लगे कि मैम कह रही है कि लड़कियों का रोल हायर। अरे पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रियों में लड़कियां पीछे हैं ना। अगर कुछ कंट्रीज़ में लड़कियां आगे हैं तो फिर तो अच्छी बात हुई, तो कहीं तो आगे हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जैसे स्वीडन और नॉर्वे। एक नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में कि इन कंट्रीज़ के अंदर लड़कियों का सोसाइटी में, प्रोफेशनल लाइफ में, एजुकेशन में रोल लड़कों से ज़्यादा है। चलो अब फिर देख लेते हैं हमारे देश में क्या हाल है। अब जो शहर में रहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कहते हैं कि मैम बराबर हैं, देखो क्लास में लड़के लड़की सब बराबर ही बैठे हुए हैं। अब आपको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दूंगी कि इन एवरी फील्ड इन आवर कंट्री, इंडिया के अंदर हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से पीछे हैं। कैसे पीछे हैं ज़रा देखना। In our country, women still lag much behind men, despite some improvement since independence. ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में इस लाइन को पूछ लेते हैं कि वुमेन आर लैग बिहाइंड मैन, प्रूव दिस स्टेटमेंट। ठीक है, लड़कियां लड़कों से पीछे हैं, कैसे वो आपको बताना पड़ेगा, मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी। लेकिन साथ में आज आप ये बात को समझो कि ये भी मानना पड़ेगा कि आज़ादी से आज तक 76 सालों में लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ा वो आगे बढ़ी हैं। इतना गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बाद भी आज भी लड़कियां पीछे हैं। कैसे पीछे हैं ये देखो ज़रा। और
आवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। आप इस वर्ड को खाओ पियो कि इट इज रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी ऑल आर इक्वल, बट इन प्रैक्टिस आवर कंट्री इज मेल डोमिनेंट। इट मीन्स पुरुष प्रधान देश है, लड़कों को अधिकार ज्यादा दिए जाते हैं, ये मानना पड़ेगा और ऐसा है भी। कैसे है जरा देखना। द लिटरेसी, सबसे पहले भैया एजुकेशन में पिछड़ जाती हैं, और तो छोड़ो, सबसे पहले एजुकेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि डिसाइड करता है कि भविष्य में आप आगे बढ़ेंगे या पीछे रह जाएंगे रेस में। तो लड़कियां पहले ही पीछे रेस में कर दी जाती हैं, क्योंकि एजुकेशन का परसेंटेज देखेंगे तो लड़कियां सिर्फ 100 में से 54% पढ़ी लिखी होती हैं और बॉयज़ 100 में से 76% पढ़े होते हैं। तो हुए ना लड़के लिटरेसी रेट में लड़कियों से ज़्यादा आगे। अब ऐसा नहीं है कि 10th के रिजल्ट में 12th के रिजल्ट में लड़कियां पिछड़ गई थी, लेकिन हायर जो एजुकेशन होती है, पेरेंट्स प्रेफर देयर बॉय चाइल्ड, ठीक है, कि उनका जो लड़का चाइल्ड है ना वही हायर एजुकेशन के लिए जाए। 10-12 तक तो उनको पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद घर बैठा दिया जाता है, और हायर एजुकेशन का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेटे पे किया जाता है बेटियों के मुकाबले। हर घर में होता है ऐसा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी में है, जो पेरेंट्स की सोच है वो ऐसी ही है कि एजुकेशन में लड़कियां इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि माँ बाप उन्हें हायर जो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, देना चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं हैं। समझ में आया? तो लिटरेसी में कौन आगे भाई? लड़के। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखो, नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन अमोंग द हाईली पेड एंड द वैल्यूड जॉब स्टिल वेरी स्मॉल। अरे सीधी सी बात है, जब पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं तो हायर पोजीशन में कहाँ आगे जाएंगी, है ना? तो दूसरा पॉइंट पहले से जुड़ा हुआ है कि लिटरेसी में लड़कियां क्या हैं? पीछे। तो फिर बेटा हायर पोजीशंस पे भी पीछे ही रहेंगी। बहुत कम हायर पोजीशंस पे लड़कियां पहुंच पाती हैं क्योंकि उतनी पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि और कहाँ कहाँ लड़कियां पीछे हैं। इन इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, पता है क्या हुआ? गवर्नमेंट ने 1976 में 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड ऑन कर दिया फॉर इक्वल वेजेस। अकॉर्डिंग टू इट, फॉर सेम वर्क मैन एंड वुमेन बोथ आर रिसीव्ड इक्वल वेजेस। लड़के और लड़कियों को एक जैसे काम के लिए एक जैसी पेमेंट मिलेगी। बोलने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे समाज में रिसर्चर, डॉक्टर, टीचर्स, इवन इन सिनेमा, ठीक है, हीरो को जो भी पेमेंट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है और जो एक्ट्रेस होती हैं उनको कम मिलता है। ठीक है, तो एक जैसे काम के लिए लड़कियों को कम पेमेंट मिलती है और लड़कों को ज़्यादा। गलत या सही? बिल्कुल गलत। आया समझ में? आना भी चाहिए कि चाहे सैलरीज है, चाहे हायर पोजीशन है, लिटरेसी रेट है, लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब आप फोर्थ पॉइंट देखो, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रिफर द सन एंड फाइंड वे टू हैव अ गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। ठीक है, चाइल्ड रेशियो में भी पीछे रह जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है, बहुत सेंसिटिव इशू है कि पेरेंट प्रेफर बॉय चाइल्ड एंड दे वॉट सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बोर्न अ बेबी गर्ल और बॉय। यानी लड़का या लड़की के पैदा होने से पहले से क्या किया जाता है, पहले डॉक्टर की हेल्प से, ये बहुत ज़्यादा करप्शन होता है अलग अलग जगहों पर, चेक कर लिया जाता है कि गर्भ के अंदर लड़की है या लड़का, और अगर लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। अब आप सोच के देखो कि लिटरेसी और एजुकेशन और बराबरी की बातें करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन गर्भ पैदा होने से पहले ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है और उनको पहले ही हत्या कर दी जाती है। तो कहाँ से बराबरी हो जाएगी? है ना, कितना सेंसिटिव इशू कि लड़कियां कितनी समाज में पीछे हैं। समाज में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन और जो सोच है ना वो बहुत कंजर्वेटिव है लड़कियों के लिए, और इसे बदलना पड़ेगा। ये चैप्टर आप एग्जाम के पर्पस से भी पढ़ो और अवेयरनेस के भी पर्पस से पढ़ो। अगर ये चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस है अगर नहीं खत्म होगा तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपके समाज का आधा हिस्सा तो पीछे ही रह जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। There are the report of the various kind of the harassment and the exploitation and the violence against women.
अगर बहुत सारी रिपोर्ट बेटा वर्ल्ड और इंडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करते हैं, रिलीज होती हैं, इन एवरी फील्ड, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, इन देयर पर्सनल लाइफ, वुमेन वॉट फेस वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, लड़कियों को इन सारी गलत चीज़ों को फेस करना पड़ता है, अपने घर में पिटाई भी खानी पड़ती है। ठीक है, और या प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें हरासमेंट देखना पड़ता है, सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हो जाती है। ठीक है, अब्यूज़ कर दिया जाता है। तो अब सोच के देखो वो कितनी परेशान है यार, कितना पीछे हैं, कितना पीछे। अगर उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ देखो तो हरासमेंट झेल रही हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। सैलरीज, एजुकेशन पीछे, सैलरीज पीछे, हायर पोजीशन पीछे, चाइल्ड सेक्स रेशियो में पीछे। तो लड़कियां पीछे हुई या नहीं हुई? वुमेन लैग बिहाइंड मैन, लड़कियां लड़कों से अपॉर्चुनिटीज में पीछे हैं। हाँ हैं, आज आपको ये समझना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज आपको ये कर लेना चाहिए। हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? अब आप देखो वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, अगर समाज में कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो लोअर क्लास है चाहे वुमेन है, आपको मानना पड़ेगा ये पीछे रह गए, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे आएंगे कैसे? जब ये पॉलिटिक्स में आगे आएंगे, क्योंकि जब जो कम्युनिटी पीछे रह गई और पॉलिटिक्स में आगे आएंगे तब वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने कम्युनिटी के डिमांड्स रखेंगे। तो औरतों का पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेट चीज़ देखो यहाँ पर क्या हुई है। मैं कह रही हूँ कि लड़कियों का वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों का पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, तभी वो अपनी कम्युनिटी में जो डिस्क्रिमिनेशन सह रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है। लेकिन इन इंडिया क्या होता है, वुमेन का जो लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो भागीदारी है वो बेटा बहुत कम है। एज ए एमएलए, एज ए एमपी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लड़कियां कम हैं लड़कों के मुकाबले। जब पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे ही नहीं तो उनके लिए आवाज कौन उठा लेगा? दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। अपने लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई और नहीं लड़ेगा। आया समझ में? देखो, फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ द इलेक्टेड वुमेन मेंबर इन लोकसभा में अगर 100% लोग हैं, जैसे 543 सीटों पर जो इलेक्शन होता है उसका परसेंटेज निकालो, 100% में से सिर्फ 14.36 सीटों पर लड़कियां हैं। और अगर स्टेट असेंबलीज की बात करूं, एमएलएज की, तो भाई 5% से भी कम है। नाम मात्र की भागीदारी है। जब वो पार्लियामेंट में है ही नहीं तो उनके मुद्दों की आवाज़ उठाएगा कौन? उनके लिए आवाज़ कौन करेगा कि भाई इनके ये जो परेशानी है इनको ठीक करो, इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, इन्हें पावर चाहिए, पॉलिटिकल, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में आगे इन्हें भी आना है। रह गई ना पीछे। पीछे तो थी, चाहे वो लिटरेसी था, चाहे वेजेस थे, चाहे हायर पोजीशन थी। ठीक है, हर चीज़ में पीछे रह गई और रही कसर उतार दी पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ पर भी लड़कियों का रोल बहुत ज़्यादा पीछे है। अब लड़कियों को थोड़ी घबराहट हो गई होगी कि हम तो हर तरीके से पीछे हैं, आप क्या करें, बनना तो हमें बहुत कुछ है। डरने वाले कोई विषय नहीं है, अगर समस्या है तो समाधान भी होता है। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट फॉर वुमेन। जो लड़कियां पीछे रह गई, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं, वो एक ही तरीका है कि वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिटिकली। अगर लड़कियों को पॉलिटिक्स में आगे लाया जाए तो वो पूरे समुदाय की बात करेंगे कि भैया हमें ये समस्या है, और धीरे धीरे रूल और रेगुलेशंस बेटर होंगे और इम्प्रूवमेंट होगा ही। देखें गवर्नमेंट ने कैसे फेवर किया है उन्हें। सलूशन क्या है? बिल्कुल बढ़िया सलूशन निकाला है और आगे भी होता रहेगा। सलूशन फॉर वुमेन, लड़कियों के लिए क्या सलूशन निकाला है? 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। चाहे म्यूनिसिपालिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे पंचायत हैं, गांव हैं या शहर हैं, लोकल गवर्नमेंट में जितनी भी सीटें होंगी 1/3 सीट्स पर लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिया है। सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही खड़ी होंगी। आया समझ में कि अगर पूरे भारत में लोकल गवर्नमेंट के, चाहे पंचायतों के, चाहे म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन हो तो 1/3 सीट्स पर लड़कियां ही खड़ी होंगी और लड़कियां ही जीतेंगी। और जब इतनी बड़ी मात्रा में लोकल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी तो सीधी सी बात है, अपनी बात भी रखेंगी।
अच्छी बात या बुरी? बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया, शानदार गवर्नमेंट का फैसला, अप्रिशिएट करना चाहिए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड द एक्टिविस्ट demanding same similar reservation in लोक सभा एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। भाई गवर्नमेंट ने 1/3 सीट रिजर्व कर दी औरतों के लिए, लोकल गवर्नमेंट में कर दी, लेकिन जो रेडिकल वुमेन हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो लड़कियों के अधिकारों की बात करती हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भी लड़कियों के लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लड़कियों के लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए। बट दुर्भाग्य देखो कि आज तक ये बिल, डेकेड्स लिखा हुआ है, 10 साल, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा ये बिल लटका हुआ है, आज तक लड़कियों को ना लोकसभा में ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन मिली। अच्छा क्यों नहीं मिली? देखें क्यों, एनसीईआरटी ने पिक्चर दिया है, आपको पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा। सी पार्लियामेंट है, आपको पूरी पार्लियामेंट में कौन दिखाई दे रहा है? मेल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो हर जगह पर आपको मेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दे क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर वुमेन, गेट पे ही खड़े हो गए। ऐसा नहीं है गेट से घुसने नहीं देते, ये तो कार्टूनिस्ट अपनी बात को रखने के लिए, फ्रेज रखने के लिए समझाते हैं आपको। तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर पूरे पार्लियामेंट में ज़्यादातर मेल हैं तो सोच के देखो, आंसर अपने आप मिल गया, वो फीमेल के फेवर में वोट क्यों करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम सेंसिटिव भी होते हैं, कर सकते हैं, मेजॉरिटी में बिल पास, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको चोट लगती है दर्द उसी को होगा। जिस पे अत्याचार हुआ है वही आवाज़ उठाएगा। औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट हुई हैं, तो आवाज़ वही उठाएंगे। और आवाज़ कहाँ? सड़क पे उठानी है, उठाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, रैलीज होती हैं, वहाँ से पार्लियामेंट तक का रास्ता उन्हें तय करना है। लेकिन पार्लियामेंट में बिल नहीं पास हुआ, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर मेल हैं, तो मेल फीमेल के फेवर का बिल को कैसे पास कर देंगे? दैट्स वाई ये इतने सालों से बिल लटका हुआ है। समझ में आया? अब आप देख लो भाई, आपको किसी भी तरीके से पार्लियामेंट तक भी पहुंचना है ताकि आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़े और सिक्योरिटीज बढ़े, ठीक है। बॉयज बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि भैया मैडम तो हमारे फेवर में बोल नहीं रही है। अरे आप पहले से ही आगे हो, ठीक है, पार्लियामेंट में और जॉब्स में, सैलरीज में, लिटरेसी में, क्या चाहिए फिर? जो पीछे रह गए तो उनका फेवर करेंगे ना भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉयज डिस्क्रिमिनेट नहीं होते हैं, कभी कभी बच्चे इस क्लास में मेरे से बोलते हैं कि मैम बॉयज भी तो डिस्क्रिमिनेट होते हैं इन एवरी फील्ड। बिल्कुल होते हैं, कभी कभी जो लड़के हैं अलग अलग जगहों पे फिजिकली मेंटली वो भी टॉर्चर होते हैं, ठीक है, बट रेयर केसेस की बात नहीं करनी ना भाई। ज़्यादातर केसेस में कौन होता है? डाटा उठा लो, लड़कियां ही एक्सप्लॉइट होती हैं, ठीक है। तो हम सबको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लड़कियों के बारे में सुने। नाउ we discuss our another topic, religion discrimination, religion based discrimination। रिलीजन अच्छी बात होती है, जेंडर अभी हो गया, साइड कर लेते हैं। रिलीजन बहुत अच्छी बात होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बर्थ वी अडॉप्ट वॉट एनी रिलीजन, हमें जन्म से हमें कोई ना कोई धर्म मिल ही जाता है। हिंदुओं में पैदा हुए हिंदू और मुसलमानों में पैदा हुए तो मुस्लिम, तो अच्छी बात है, क्योंकि जो रिलीजन है, जो उसके एथिक्स होते हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है, वो आपको पॉजिटिव रखते हैं, है ना, किसी भी काम करने के लिए। तो रिलीजन बहुत अच्छी बात होती है, कहीं पर भी रिलीजन को कंडेम नहीं किया गया, इस वर्ड को ना क्रिटिसाइज किया गया। तो ये बुरा कैसे हो जाता है? कब डिस्क्रिमिनेशन होता है? when some people overthinking about their religion and soon their mind is communal, ठीक है, जब वो अपने संप्रदाय के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमारा ही धर्म सब कुछ है, तब religion turn into communalism, and this word is very dangerous for our society, communalism। Please, religion, communalism and politics, अब हमें ये समझना है। रिलीजन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम्युनलिज्म बहुत खराब बात है, और जब ये खराब बात है तो पॉलिटिक्स को भी खराब कर देता है। प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, रिलीजन आप जिस भी धर्म में हैं प्रैक्टिस करो, बहुत बढ़िया बात है, आप पॉजिटिव रहेंगे, उससे आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, ब्लेसिंग्स होते हैं। लेकिन जब you thinking कि your religion is good and other is bad, you are superior, you try to dominate other religious people, and you one religion people try to pit it against another, ठीक है, one religious people try to get more power in politics and dominate other religious people, this create communal politics।
और दिस क्रिएट कम्युनलिज्म। आपको कम्युनलिज्म का डेफिनेशन समझ में आया? सिंपल सी बात है, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाए, ऐसे कुचल दिया, तो इसको हम कहते हैं कम्युनलिज्म। धर्म बुरी बात नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा धर्म को सर पर बैठाना अच्छी बात नहीं होती। क्या पैदा हो जाता है? कम्युनलिज्म। क्लियर हो गया? अरे आया, चलो। When one religion and its follower are pitted against another, जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों को दबाते हैं, this happen when the beliefs of the one religion are presented as superior to those of the other religion। जब एक अपने आप को सुपीरियर माने धर्म और दूसरों को दबाए। चलो, जब एक धर्म के लोगों की जो डिमांड है दूसरे के लिए अपोजिशन बन जाए, कि जो दूसरे धर्म के लोग डिमांड कर रहे हैं वो अलग धर्म के लोगों को गलत लगे, नहीं नहीं ये गलत डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट पावर, स्टेट माने यहाँ पर गवर्नमेंट, इशू टू स्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। चलो, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के बारे को डोमिनेट करे, अपने आप को सुपीरियर समझे, यहां तक तो बात समझ में आती है, सबको अपना धर्म अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप बाय बर्थ उस चीज को कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का आप खराब सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर यही काम करे, इफ गवर्नमेंट ट्राई टू सपोर्ट वन रिलीजियस पीपल एंड डोमिनेट अदर रिलीजियस पीपल, तब भयंकर बात हो जाएगी भाई। अगर गवर्नमेंट भी एक ही रिलीजन के लोगों का साथ दे दे तो ठीक है, गवर्नमेंट को तो समझाना चाहिए ना, ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि सारे लोगों में शांति का माहौल रहे, सबको लगे कि सारे धर्मों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ऐसा जब नहीं होगा तो कम्युनलिज्म पैदा होगा, सांप्रदायिकता होगी, झगड़ा होगा। द मैनर ऑफ द यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज द कम्युनल पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स में धर्म को ले आते हैं ना भाई, तो कम्युनल पॉलिटिक्स बन जाती है। धर्म को लाना कोई गलत बात नहीं है। एनसीईआरटी में गांधी जी ने साफ उनकी कोटेशन लिखी हुई है कि गांधी जी बिलीव कि पॉलिटिक्स नेवर सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, बट पॉजिटिव वे में वो बोलना चाहते हैं कि रिलीजन, एथिक्स एंड देयर मॉरल वैल्यूज गाइडेड पॉलिटिक्स। जो धर्म में मॉरल वैल्यूज होते हैं वो राजनीति को गाइड करते हैं। अच्छी बात है कि भाई हाँ, ऐसे अच्छे से मॉरली हमें चलना है, लेकिन बेटा कब गलत बात हो जाती है? जब वन रिलीजियस पीपल फील सुपीरियर, ट्राई टू डोमिनेट अदर रिलीजियस पीपल एंड देयर वॉइस। आया समझ में? जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कुचलने की, दबाने की कोशिश करते हैं, तो कम्युनलिज्म अपने आप पैदा हो जाएगा। कम्युनलिज्म समझ में आया आपको? सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स। सी, कम्युनल पॉलिटिक्स कब क्या पैदा होती है? व्हेन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, व्हेन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, जब राजनीति धर्म पर ही आधारित हो जाए और कोई एस्पेक्ट दिखे ही ना, ठीक है, ना कास्ट है, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में सोचा जाए, तो पॉलिटिक्स कम्युनल हो जाएगी। कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन। अब अगर इफ एनीवन हैव अ कम्युनल माइंड, तो व्हाट टाइप ऑफ देयर थिंकिंग, अगर कोई कम्युनल माइंड का है, सिर्फ अपने ही धर्म के बारे में सोचता है, तो वो कैसा सोचेगा कि हम एक ही कम्युनिटी के लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट होगा। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक कम्युनिटी और एक धर्म के लोगों की एक जैसी सोच होगी। इफ एनीवन हैव कम्युनल माइंड, अगर किसी का कम्युनल माइंड है जो सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही सोचता है, तो उसके लिए वो क्या सोचेगा कि वन कम्युनिटी पीपल हैव कॉमन इंटरेस्ट है या नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जिसका कम्युनल माइंड है, जो सिर्फ धर्म को ही सोचे, अपने धर्म की ही रक्षा सोचे, तो वो क्या सोचेगा कि एक जैसे धर्म के लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट होता है। सोच के देखो, एक जैसे धर्म के लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात ये कि इफ एनीवन हैव अ कम्युनल माइंड, तो दे बिलीव अदर कम्युनिटी पीपल, ठीक है, नो नीड टू मिंगल विद देम, उनके साथ आपको मिंगल नहीं होना। एक कम्युनिटी के लोगों को, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से अलग रहना है, ये भी गलत है। ऐसे कैसे रह सकते हो एक ही देश के अंदर? तीसरी बात में वो ये कहते हैं कि इफ समवन इज कम्युनल, अगर किसी का कम्युनल माइंड है, तो अगर उसे दिख भी रहा है ना कि देयर इज सम सिमिलैरिटी बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटी पीपल, अलग अलग धर्मों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं भी लोगों में, तो दे जस्ट डिक्लेयर कि दीज आर सुपरफिशियल, दीज आर ट्रिवियल, कि अगर हिंदू मुसलमानों में कोई सिमिलैरिटीज हैं भी तो वो अवॉइड कर देते हैं। क्यों भाई? इंसानियत, शरीर, मन, काम करने का तरीका सब तो एक है।
तो फिर ये चीज़ वो क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं? क्योंकि उनका दिमाग खराब हो चुका है कि बस हमारा ही धर्म अच्छा है, जो दूसरे धर्म के लोग हमारे जैसे दिख भी रहे हैं ना, तो वो ट्रिवियल है, वो सुपरफिशियल है, वो हमसे अलग है, उसे वो अवॉइड कर देते हैं। और अगर अति हो जाती है इन एक्सट्रीम सिचुएशन, इफ समवन फॉलो कम्युनलिज्म, इफ समवन फॉलो कम्युनल पॉलिटिक्स, तो दे बिलीव another community people and another community religious people do not have right to live within a country. उन्हें देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। उफ, कितना खतरनाक, सोच के देखो। क्यों भाई? एक ही धर्म के लोगों को एक जगह पे रहने का अधिकार होता है। जितने भी धर्म जाति के लोग, डाइवर्सिटी के लोग हमारे देश में रहते हैं, सबको बराबर अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी ऑल आर इक्वल, और उससे आप सुप्रीम हो जाएंगे, जुडिशरी से सुप्रीम हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मन की बात है, कम्युनल मन की बात है कि आपका दिमाग पे धर्म चढ़ चुका है। तो जिसके दिमाग पे धर्म चढ़ जाएगा वो नेगेटिव सोचने लगेगा दूसरी कम्युनिटीज के बारे में। समझ आया? अब इसको इन पॉइंट्स में समझो जो मैंने अभी अभी समझाया। कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होता है? कम्युनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन। जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो धर्म पर आधारित होती है। फॉलोअर ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, अगर एक ही धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि उनमें कैसे फंडामेंटल एक जैसे इंटरेस्ट होंगे। देखो ऐसे कैसे हो जाएंगे? It also follow that people who follow different religion cannot belong to a same social community. ठीक है, कम्युनल माइंड वाले लोग सोचते हैं कि अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ हमें मिंगल नहीं होना, उनके इंटरेस्ट हमसे अलग होते हैं। अरे, if the follower of the different religions have some commonalities, these are superficial. It means कम्युनल माइंड के लोग सोचते हैं, जो सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचते हैं, कि दूसरी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ सिमिलैरिटीज हैं भी तो वो सुपरफिशियल है, उनको इग्नोर कर देते हैं। इन इट्स एक्सट्रीम सिचुएशन, जब कम्युनलिज्म सर पर चढ़कर बोलता है ना भाई, तो फिर तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि कम्युनलिज्म लोगों में ये विश्वास डाल देता है कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है, कैन नॉट लीव एज अ इक्वल सिटीजन विद इन वन नेशन। ओहो ओहो, तो ये सारी गलत सोच है। इफ एनीवन हैव अ कम्युनल माइंड, दिस इज बी नोन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। आया समझ में? अच्छा बताओ, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। इसका अपोजिट आंसर यहाँ पर है, 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनल पॉलिटिक इज फंडामेंटली नॉट ट्रू। ठीक है, फॉल्स है इसके अंदर कमियां हैं। कैसे? देखो जरा। पीपल ऑफ अ सेम कम्युनिटी डू नॉट हैव सेम इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि एक ही जैसे धर्म के लोगों की एक जैसे एस्पिरेशंस और डिजायर हो? नहीं हो सकता। समवन वांट टू बिकम डॉक्टर एंड समवन वांट टू बिकम टीचर और एन इंजीनियर। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई समाज सेवक। तो इंटरेस्ट सबके एक जैसे कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। People of one religion do not have the same interest and aspirations. Everyone have a several other role, positions and identities. एक ही धर्म के, एक ही कम्युनिटी के लोगों की अपने अपने आइडेंटिटीज, पहचान अलग अलग होती हैं। अलग अलग समाज में रोल होते हैं, अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। भाई हिंदू हैं तो सारे हिंदू ही मंदिर जाते होंगे, कईयों का मन नहीं करता होगा, नहीं जाते होंगे। क्या सारे के सारे ही इंजीनियर होंगे? नहीं। सारे के सारे डॉक्टर होंगे? नहीं। एवरीवन हैव अ डिफरेंट रोल इन सोसाइटी, है ना? कोई समाज सेवक अच्छा बनेगा तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई आईएएस ऑफिसर। तो सबका रो, सब सोचते अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग। सबसे पहले तो आप थिंकिंग से अलग अलग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कम्युनिटी में सबको आप एक ही लाइन में ले आओ, सबकी सोच एक जैसी कर दो। ठीक है, और ये भी याद रखना किसी भी धर्म के लोग कम्युनल हो सकते हैं। ठीक है, दिमाग बेटा किसी का भी खराब हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ही धर्म का दिमाग खराब होगा ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। ठीक है, देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग आवाजें होती हैं। आवाज गला नहीं, आवाज का मतलब है लोगों की डिमांड। एक कम्युनिटी में अलग अलग धर्मों, एक ही धर्म के लोगों की अलग अलग डिमांड होती हैं, और ये गवर्नमेंट का, स्टेट का पूरा दायित्व बनता है कि उन सारी आवाज़ों को सुने, लोग क्या चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कम्युनिटी में सारे लोगों के एक जैसे इंटरेस्ट हों, एस्पिरेशंस हों, एक जैसे रोल हों, आइडेंटिटीज हों। अलग अलग सोच होगी, अलग अलग वॉइस होगी, इट मीन्स डिमांड, और उसे सुनना पड़ेगा। ऑल दिस वॉइस हैव अ राइट टू बी हर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है? दो याद रखना,
कि इफ़ यू हैव अ कम्युनल माइंड, सोच के देखो क्या आपका कम्युनल माइंड है, क्या सिर्फ आप अपने धर्म का ही फेवर करते हैं, फिर आप कम्युनलिज्म को फॉलो करेंगे, जो कि गलत बात है और आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको भविष्य में अवेयर रहना है, ठीक है, बचना है इस चीज़ से। तो जिनका कम्युनल माइंड होगा वो ऐसा सोचते हैं, और लेकिन बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि कम्युनल माइंड वाले जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सबके इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस, रोल इन सोसाइटी अलग अलग होते हैं। आया समझ में? आना चाहिए, और अब तक मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन अबाउट कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म अच्छी चीज है या बुरी है, बोलो तो जरा। बिल्कुल बुरी है, ठीक है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। धर्म अच्छी चीज है, लेकिन धर्म सर पे चढ़ा लिया जाए तो कम्युनलिज्म। when one religion try to pit it or suppress another religious people, this create communalism। तो कम्युनलिज्म गलत चीज है, एंड इट टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को भी अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है, गलत तरीके से प्रभावित करता है। कैसे करता है जरा देखना। These routinely involve religious prejudice, stereotype of religious communities, and belief in the superiority of one religion over the other religion. If anyone follow communalism, so this is a first expression in politics. One religious feels superior and try to dominate other religious people। सीधी सी बात है कि अगर किसी का कम्युनल माइंड है तो पॉलिटिक्स में वो चाहेगा कि अपने रिलीजन को सुपीरियर डिक्लेयर करे और दूसरे को दबाए। बिल्कुल ऐसा होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको समझ में आया होगा। A communal mind often lead to a quest for the political dominance of the one's own religious community। देखो भाई, हर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, क्योंकि पावर में जो आ जाएगा वो अपनी बात को रख पाएगा, अपने हिसाब से चीजें कर पाएगा। सबसे बड़ी पावर है पॉलिटिक्स में, ठीक है, राजा हो जाते हैं। तो एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजियस पीपल ट्राई टू गेट मोर पावर इन पॉलिटिक्स। आया? क्यों चाहते हैं? क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को दबा पाएं, ठीक है। वन रिलीजियस पीपल ट्राई टू गेट वॉट पॉलिटिकल डोमेन्स। आया? ज्यादा पॉलिटिक्स में ताकत चाहते हैं, ज्यादा पावर चाहते हैं, ज्यादा सत्ता में आना चाहते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को दबाना चाहते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, ठीक है, दिस इज द अनदर थिंग इन पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या होता है इसके अंदर कि जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चाहते हैं। मोबिलाइजेशन होता है इकट्ठा करना। एवरी रिलीजियस कम्युनिटी और रिलीजियस पीपल ट्राई टू गेट मोबिलाइजेशन ऑफ वोट्स टू विन इलेक्शन। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इकट्ठा कर कर जीतें। कैसे जीतें? अब देखो, जो कम्युनल माइंड वाले लोग होते हैं क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ द स्कार्ड सिंबल। पवित्र सिंबल वो होता है ना हिंदुओं में, हम लोगों में, कि कलावा पहन लिया, तिलक लगा दिया, ये सारे पवित्र सिंबल होते हैं आपकी शुद्धि के लिए, आपको पॉजिटिव रखने के लिए। लेकिन कम्युनल माइंड वाले लोग क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। दे यूज स्कार्ड सिंबल, रिलीजियस लीडर्स एंड इमोशनल अपील। ठीक है, सत्ता में आने के लिए आपसे इमोशनल अपील करते हैं कि हम आपके धर्म के हैं, हमें वोट दो, हमारे धर्म पे अत्याचार हुआ है, हम इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, आपको पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है, इन फालतू चीज़ों में नहीं लगना। तो कम्युनलिज्म खराब चीज़ होती है, पॉलिटिक्स को अलग तरीके से, नेगेटिव तरीके से इफेक्ट कर देती है। कैसे? वन रिलीजियस ट्राई टू पिट और सप्रेस अदर रिलीजियस पीपल, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल डोमेन्स चाहते हैं और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं जीतने के लिए। कैसे करते हैं? इमोशनल अपील करते हैं जनता से धर्म के नाम पर, और स्कार्ड सिंबल, पवित्र जो सिंबल होते हैं धर्मों के, उन्हें यूज करते हैं जीतने के लिए। गलत या सही? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आ रहा है भाई समझ में? समटाइम कम्युनलिज्म, ये आप पढ़ लेंगे ना तो रिलीजन वाला टॉपिक आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना। आई डोंट थिंक सो कि समवेयर आप में ये जागरूकता जरूर आ जाएगा। आप कभी भी ना कम्युनल माइंड के नहीं होंगे, ये जरूरी है। एग्जामिनेशन पर्पज से भी कर रहे हैं और अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, समटाइम कम्युनलिज्म टेक इट्स मोस्ट अगली फॉर्म, भद्दा रूप ले लेता है। Communal violence, riots, and the Mars. India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of partition.
देखो, इमोशनल अपील की जाती है, पॉलिटिकल पावर चाहते हैं कम्युनल माइंड के लोग, दूसरे धर्म को दबाना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, सब अपने धर्म का फेवर करते हैं, चलो कोई बात नहीं, कर लो। लेकिन समटाइम कम्युनलिज्म टेक मोस्ट अगलीस्ट फॉर्म, सबसे गंदा रूप ले लेता है, एंड समटाइम इट क्रिएट वायलेंस राइट्स इन आवर सोसाइटी। दंगे, फसाद, खून खराबा यहाँ तक हो जाता है सिर्फ धर्म के नाम पर। सोच के देखो कितनी गलत बात है, ठीक है। और फाइन एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द पार्टीशन 10 लाख पीपल किल्ड बोथ द बॉर्डर साइड। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बटा, उस टाइम पर दोनों साइड से 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और उनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हुआ। तो समटाइम कम्युनलिज्म है ही गलत बात, ठीक है। धर्म को सर पे चढ़ाने से पैदा होती है, दूसरों को दबाने से पैदा होती है, दूसरे धर्म के लोगों को, और कभी कभी तो भयंकर रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा अत्याचार और एक्सप्लॉइटेशन देखना पड़ता है, ठीक है। आपको कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स समझ में आया। मैं पूरी आशा करती हूँ आपको समझ आएगा कि कम्युनलिज्म अच्छी बात नहीं होती और पॉलिटिक्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, और कभी कभी तो इतना अगली रूप ले लेती है कि आपको धर्म के नाम पर वॉयलेंस दिखाई देगा। और एग्जाम्पल प्रेजेंट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और ठीक है, और पास्ट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया हुआ है कि सिर्फ धर्म के नाम पर ना, जब पार्टीशन हुआ तो हिंदू और मुसलमानों में दंगे हुए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा धर्म अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है, कम्युनलिज्म पैदा हो जाता है और उसकी वजह से जो होता है वॉयलेंस क्रिएट होता है और हमारे समाज में डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक कैसे करें, डाइवर्सिटी तो है, व्यूज में तो क्लैश होगा, धर्मों के बीच में टिक 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 लड़ाई तो चलेगी। भैया इसको ठीक कैसे करें, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सलूशन पॉलिटिकल पावर है, उसी तरीके से रिलीजियस बेस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका सलूशन भी पॉलिटिक्स के अंदर दिखाया गया है, और उसका सलूशन है सेकुलर स्टेट। आई फील सो प्राउड एंड रिलैक्स्ड कि आई लिव इन इंडिया एंड इट्स अ सेकुलर स्टेट, और वी फॉलो सेकुलरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वी आर अ सेकुलर स्टेट, हम धर्म निरपेक्ष राज्य में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखें ये क्या है बेटा, व्हेन स्टेट डिक्लेयर कि स्टेट डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन, ऑल रिलीजन इक्वल इन फ्रंट ऑफ स्टेट, यानी राज्य के सामने सारे धर्म बराबर हैं। राज्य, आपका देश, आपकी गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म को फॉलो या सपोर्ट नहीं करेगी। सेकुलरिज्म का मतलब समझ में आया? दिस इज वेरी वेरी सिंपल। हमारे जो गाइडलाइन वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर भी लिखा है कि वी आर सेकुलर, हम धर्म निरपेक्षता को फॉलो करते हैं। स्टेट डिक्लेयर कि दे डू नॉट, स्टेट डू नॉट हैव एनी व्हाट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स, कि उनका कोई अपना धर्म नहीं है और ना वो किसी धर्म को फॉलो करते। आप सोच के देखो, फाइन एग्जाम्पल इन इंडिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही फॉलो करना है, तो मुस्लिम्स कहीं ना कहीं सप्रेस फील करेंगे कि भाई ये तो हिंदू धर्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि सिर्फ मुस्लिम धर्म ही हमारा धर्म है, तो फिर हिंदू सप्रेस फील करेंगे। द बेटर थिंग इस चीज़ से बचने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या कर देती हैं कि भैया हमारा कोई धर्म नहीं है, जिसका जो धर्म है मान लो। बेटर सोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी आर सेकुलर स्टेट। आया कैसे सेकुलर है? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि हाउ वी से दैट कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट अनलाइक द स्टेट ऑफ बौद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। हमारे देश में राज्य का अपना धर्म है ही नहीं, ना हिंदू है ना मुसलमान है, हमारी गवर्नमेंट किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करती। एज कम्पेयर टू श्रीलंका में स्टेट जो गवर्नमेंट है उनका बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है इस्लाम को फॉलो करती है, इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। आपने देखा, हम तो पहले ही सोल्यूशन पे बैठे हुए हैं, सबसे फाइन चीज़ पे। वी फील सो रिलैक्स्ड कि कोई चक्कर ही नहीं है कि गवर्नमेंट या कंट्री किसी एक धर्म को फॉलो करे। तो हम क्या करते हैं, देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर बाय आवर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन है ही नहीं, सारे रिलीजन गवर्नमेंट के आगे बराबर हैं। क्लियर? इसीलिए हम सेकुलर स्टेट हैं। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोसेस प्रैक्टिस प्रोपगेट एनी रिलीजन।
फिर से आपको रिलैक्स होना चाहिए इस बात में। सबसे अच्छी बात है, गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एंड गिव अस अपॉर्चुनिटी, वी प्रैक्टिस, प्रोपगेट, अडॉप्ट एनी रिलीजन। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, और उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने धर्म को पूरा अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम सेकुलर स्टेट है, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। जैसे आप जो स्टेट जहाँ जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, वहाँ पे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का इस्लाम धर्म है, वो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, रहते वहाँ हिंदू भी हैं, लेकिन बेटा वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में, हमारे देश में भी रिलीजियस माइनॉरिटी में, लेकिन उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपने धर्म को अपना सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रचार कर सकता है। आप दूसरे देश में थोड़ी हैं कि गवर्नमेंट का एक ही धर्म है कि सबको वही फॉलो करना पड़ेगा, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उन्हें बहुत अत्याचार महसूस करना पड़ता है और फेस करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे मैडम रिलीजियस बेसिस दंगे तो होते हैं, बेटा वो होते हैं कम्युनल माइंड के लोग, कुछ ही उत्पाती लोग होते हैं जो नहीं समझते, ठीक है, और उन्हें अपने धर्म को ही लेके आगे बढ़ना है, तब झगड़ा होता है। ना तो गवर्नमेंट ऐसा करती, ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा, और ना लोग ऐसा चाहते। तो अच्छी बात है कि वी फॉलो सेक्युलरिज्म, हम धर्म निरपेक्षता को मानते हैं, सारे धर्म बराबर हैं, ना गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिलीजन है, और आप जैसा चाहें अपने धर्म के रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स व्हाट, क्या चीज को मना करता है, अबॉलिश कर देता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया जा सकता। नो वन डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आपके धर्म में जो भी नियम कानून है भैया, पूजा करो, मंदिर जाओ, व्रत रखो, और या दूसरे जो रिलीजन्स में रिचुअल्स और ट्रेडिशंस हैं फॉलो किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो कोर्ट है, गवर्नमेंट है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टॉलरेट नहीं होगा। क्लियर, अच्छी बात है, प्रूफ हो गया कि क्या है, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। और लास्ट पॉइंट तो सबसे बेहतरीन है, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ to the state intervene the matters of the religion in order to the ensure equality within the religious community। देखो भैया, गवर्नमेंट नेवर इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वट एवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस अ पर्टिकुलर पर्सन इन देयर ओन रिलीजन, यू डू इट। आपके धर्म की कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, मानो, पूजा व्रत हवन करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट, ठीक है, हैज राइट टू इंटरवेन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस इफ एनी रिलीजियस प्रैक्टिस सप्रेस ओन रिलीजियस कम्युनिटी पीपल। अगर हिंदुओं की कोई रिलीजियस प्रैक्टिस पर्टिकुलर खराब है और वो उसी हिंदुओं को ही दबा रही है, उनके विकास को रोक रही है, तब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, उसको अबॉलिश कर सकती है, उसे समाज से हटा सकती है। फाइन एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी। दिस इज द रिलीजियस प्रैक्टिस, अपर कास्ट हिंदू, ठीक है, प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, और लोअर कास्ट हिंदू उनको छूते भी नहीं थे, उन्हें गंदा महसूस कराते थे, मंदिर नहीं जा सकते, एजुकेशन नहीं ले सकते। लोअर कास्ट भी हिंदू और अपर कास्ट भी हिंदू, बट उन्हें समाज में अलग कर दिया ना, किस प्रैक्टिस ने कर दिया, अनटचेबिलिटी ने। ये तो गलत है। इसीलिए गवर्नमेंट कोई भी धर्म में, किसी भी धर्म में कोई ऐसी प्रैक्टिस जो उसी धर्म के लोगों को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, सप्रेस कर रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है, उसको अबॉलिश कर सकते हैं। और फाइन एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी। अभी इन पॉइंट्स के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, एंड वी फील प्राउड कि वी अंडर सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी तो है ही, और हम धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं। कैसे? स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं है। आपकी कंट्री का कोई धर्म है क्या? सारे धर्म बराबर हैं। दूसरा, एवरीवन इंडिविजुअल हैव राइट टू अडॉप्ट प्रैक्टिस एनी रिलीजन, अडॉप्ट एन रिलीजन, प्रोपगेट एनी रिलीजन। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तीसरा, नो वन डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर आपके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा सकता।
और चौथा, इफ एनी रिलीजियस प्रैक्टिस रॉन्ग एंड सप्रेस ओन कम्युनिटी मेंबर, ओन रिलीजियस मेंबर, इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट हैव राइट टू इंटरवेन, गवर्नमेंट दखल देकर उसे अबॉलिश कर सकती है। और फाइन एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन करके क्या खत्म किया गया, अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत की बीमारी को खत्म किया गया। बहुत ही भद्दी प्रैक्टिस थी, ठीक है। चलो फाइनली हम टॉप जेंडर को अच्छे से समझ चुके हैं, हम रिलीजन को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आ गए हैं भाई कास्ट पे, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड कनेक्शन विद पॉलिटिक्स। ये कास्ट और पॉलिटिक्स में क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। देखो, कास्ट इनइक्वालिटी, सीधी सी बात है, कास्ट इक्वालिटी क्या चीज़ होती है, जब लोग अपनी ही कास्ट में शादी करना पसंद करते हैं, अपने ही कास्ट के लोगों के साथ खाना चाहते हैं, दूसरे के कास्ट के लोगों के साथ वो अलाउ नहीं करते कि वो खाना खाएंगे, ठीक है। और अपने कास्ट बेस्ड जो हेडिटरी ना जनरेशन्स के जो काम है कि बार बार का बेटा बार बार, नहीं, बिल्कुल गलत है कि काबिलियत के दम पे आपको जो अपॉर्चुनिटी लेनी है आगे बढ़ने के लिए वो आप लो। बट दिस इज द थिंकिंग ना अबाउट कास्ट, कास्ट इनइक्वालिटी ऐसे पैदा होती है, कैसे होती है कि आप अपने ही कास्ट में शादी, विद इन कास्ट ही शादी करना पसंद करेंगे, दूसरे कास्ट के लोगों के साथ खाना खाना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है, और अपने ही जनरेशन के काम को आप विद रिचुअल्स, पूजा पाठ के साथ अपना लेंगे, है ना, कि बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमारे वंश में एक और आ गया, बार्बर है तो बार्बर का बेटा हो गया, पॉट मेकर है तो पॉट मेकर वही काम करेगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। समझ में आ गया आपको? देखो क्या लिखा हुआ है, इन मोस्ट सोसाइटी ऑक्यूपेशन आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना, कि एक जो काम है दूसरी जनरेशन को दादा का काम पापा, पापा का काम बेटे को। अरे जरूरी थोड़ी है, काबिलियत के दम पे आगे बढ़ जाओ, जो आपका इंटरेस्ट है वैसे काम करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। हेडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वॉज सेंशन बाय रिचुअल, पूरे रीति रिवाजों के साथ किया जाता है कि भाई अब इसको, ये बार्बर का बेटा है, उसको पूजा पूरा संस्कारों के साथ, अब ये भविष्य में बार्बर बन, क्यों भाई, बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा क्यों होना चाहिए। बट दिस इज द थिंकिंग ऑफ अवर सोसाइटी कि ज्यादातर ऐसा होता है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, जाति के नाम पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। कैसे पैदा होता है, फिर वही बात है, इलिटरेसी है कि नहीं हम दूसरी जाति के लोगों के साथ नहीं खाना खाएंगे, अपनी ही जाति में शादी करेंगे, क्यों भाई, किसी भी जाति में कर सकते हैं। अगर ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, जैसे आपको ठीक लगे वैसे शादी करना, पहले पढ़ लो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये फैक्टर हैं जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को बना देती हैं समाज के अंदर। क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। Caste is breaking down in modern India. We feel relaxed. It is for 5 marks. पेपर में आता है और आपसे पूछते हैं कास्ट इन टुडे वर्ल्ड डिक्लाइन, डिस्ट्रॉय, ब्रेकिंग डाउन, ग्रेजुअली स्लो डाउन, यानी धीरे धीरे ये जाति के आधार पर जो भेदभाव है ये खत्म हो रहा है। सुन के अच्छा लग रहा है, कैसे खत्म हो रहा है जरा देखो। सोशल रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, ठीक है, रामास्वामी नयंकर, ये सारे रिफॉर्मर्स ने स्ट्रगल किए और इन्होंने कहा कि समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट लार्ज, जस्ट 1 सेकेंड, देखो जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा ना और अर्बनाइजेशन होगी, शहर होंगे, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जब आप पढ़ लिख जाएंगे, ठीक है, एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मोबिलिटी। अब सबसे बढ़िया तो मुझे ऑक्यूपेशन मोबिलिटी लगता है। पढ़े लिखेंगे तो अपने आप ही ये जाति भेद वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से, कोई जाति वाति का भेदभाव नहीं होता, आप अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते जाओ। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। आप पढ़ लिख गए, अब आपको काम करना है, आपको प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करनी है या कोई स्कूल ज्वाइन करना है, तो दैट टाइम यू सेड, अगर आप सेलेक्ट हो गए कि नहीं जी मेरी जाति के सारे लोग होंगे तब काम करूंगा, कहेंगे गेट ना बाहर है जी, वहां चले जाओ। तो आज क्योंकि होड़ है नौकरी की, प्रोफेशनल बनने की, कामयाबी की, तो जाति गई सबसे पीछे। होना अच्छी बात है, आपके सरनेम बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, हर जाति के रिस्पेक्टफुल हैं, कोई गलत बात नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है आपकी एक स्पेशल।
लेकिन आपकी एजुकेशन, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ये ज़्यादा ज़रूरी है, कामयाबी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो कामयाबी इतनी आगे बढ़ गई ना, तो जातियों का जो ये सिस्टम है, इनइक्वालिटी, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है, शहर नए नए बन रहे हैं, फैक्ट्रीज हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो लोग काम करेंगे या जातियों के डिस्क्रिमिनेशन में पड़े रहेंगे? नहीं पड़ेंगे ना। तो शहर बन गए हैं, लिटरेसी रेट बढ़ गया है, इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ गई है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, काम में लोग लगे हुए हैं, तो दे आर नॉट टाइम टू थिंकिंग अबाउट कास्ट इनइक्वालिटी। तो धीरे धीरे कास्ट आपके देश में से निकल रहा है, गायब हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलें। The weakening of the position of the landlords in the villages, the old notions of the caste hierarchy are breaking down. ये बहुत अच्छी चीज है। पहले क्या होता था, जमींदारी, ज्यादातर जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े पूरे गांव को कंट्रोल करे रखते थे। पूरे गांव में एक जैसी जाति होती थी, ऊंची जाति, नीची जाति, और जो शेड्यूल कास्ट है उनको अलग रखा जाएगा, उनसे छोटा ही काम कराया जाएगा। बट अब आपको पता है कि जो फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, विलेज जो पीपल हैं, दे माइग्रेट इन सिटीज एंड टाउन, है ना, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट। तो जी गांव में एक सिस्टम फिक्स था ना, ये धीरे धीरे टूट रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, कि वो जातियों का पूरा जो जाल बिछा रहता था ना, कि पूरे गांव में एक जाति ऊंची अलग रहेगी, दूसरे और गांव के दूसरे हिस्से में दूसरी जाति रहेगी, तो वो खत्म हो रहा है। ठीक है, इन अर्बन एरियाज, इन अर्बन एरियाज there is no issue for people, ठीक है, eat with other people in restaurant and they do not have any issue walk in street with other people। भैया आप गली में निकलोगे, चलोगे, तो साथ वाले से कहोगे कौन सी जाति का है, कि मेरी जाति के होंगे जब चलोगे। शहरों में कामयाबी से मतलब है, सफलता से मतलब है, पढ़ाई से, शिक्षा से मतलब है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी को किसी के जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि इन सिटीज देयर इज नो इशू। ठीक है, यू वॉक विद स्ट्रीट विद अनदर कास्ट पीपल, यू डू नॉट हैव एनी इशू टू ईट विद अदर पीपल इन रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो, तो कहते हो मैनेजर से कि भाई होटल खाली कर दो, सारे मेरी जाति के होने चाहिए, जो मेरी जाति के वो बैठाओ, बाकी निकाल दो। होटल कहेगा भाई साहब आप निकल जाओ, ठीक है, तो आप ही को निकाल देंगे। तो ऐसे नहीं करते हैं, शहरों में सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं और जॉब करते हैं, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि उनके नेबरहुड की क्या जाति है। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे जा रहे हैं तो वो किसी की जाति नहीं पूछते, तो बहुत मिंगल आराम से हो पा रहे हैं। जब लोग मिंगल हो जाते हैं ना आराम से, उन्हें नहीं कुछ दिक्कत होती, तो जाति वाला ये जो सिस्टम है अपने आप खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है, गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव, कॉन्स्टिट्यूशन टेक इनिशिएटिव, एंड caste based discrimination like untouchability abolished in our constitution article 17, कि हमारे देश में से जो ये छुआछूत वाली बीमारी है या जाति भेद जो है, इसको पूरा अबॉलिश कर दिया गया, इसे प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। कास्ट के नाम पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये पांचों पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो जातिवाद के साथ इनइक्वालिटी हमारे देश में आती है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लाइक यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू लिव इन सिटी, कि आप किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अनटचेबिलिटी जैसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो जातिवाद को बढ़ावा देती हैं, खत्म हो गई हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ है, और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी है, लिटरेसी रेट हाई हो गया है। ठीक है, और जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं लाइक ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन सब ने भी बहुत स्ट्रगल करे जाति से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी है उसे समाज से ख़त्म करने के लिए। तो दीज आर द पॉइंट्स। इससे साबित होता है कि धीरे धीरे जातिवाद हमारे देश से ख़त्म हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडिया। डर तो नहीं रहे हो ना, बोर तो नहीं हो रहे ना, मैडम कहाँ ले गए, कभी आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे थे, तो आप रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन पे थे, और अब आप कास्ट पे आ गए। बेटा अगर आपने आज ये क्लास पढ़ ली तो एग्जाम में तो क्लियर करोगे ही, झंडे गाड़ोगे, लेकिन आपको अपने देश के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी, आप पहले से ज़्यादा समझदार हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भड़काएगा ना, प्रवोक करेगा, तो आप प्रवोक नहीं होंगे, आपका माइंड सेट हो जाएगा कि पढ़ना ज़रूरी है, कामयाब होना ज़रूरी है, डिस्क्रिमिनेशन करना कोई अच्छी बात नहीं होती। डोंट फील सुपीरियर,
इफ़ यू वांट टू फील सुपीरियर तो आपको कंपटीशन करना है पढ़ाई में, पोजीशन में। आपको यहाँ नहीं करना मेरी जाति ऊंची, मेरा धर्म ऊंचा। ठीक है, तो थोड़ा सा और थामो अपने आप को और हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडिया। ओहो ओहो ओहो, अभी तो मैं आपसे कह रही थी गायब हो गई है। कास्ट स्लोली ग्रेजुअली ब्रेक डाउन फ्रॉम आवर इंडिया, डिसअपियर फ्रॉम इंडिया। अब मैं कह रही हूँ जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, कास्ट हैज नॉट डिसअपियर फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडिया, स्टिल कास्ट प्रैक्टिस इन इंडिया। ओहो ओहो ओहो, ये बिल्कुल सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ। चीज़ होती भी है, नहीं भी, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सार भौतिक सत्य है, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। कास्ट स्लोली डिसअपियर फ्रॉम इंडिया, चाहे वो ग्रोथ ऑफ टाउन्स की वजह से है, लिटरेसी रेट है। अब मैं आपको उल्टा क्वेश्चन दिखाऊंगी, नहीं नहीं कहीं नहीं गई है। कास्ट इक्वालिटी अभी, इनइक्वालिटी सॉरी, इनइक्वालिटी अभी भी प्रैक्टिस हो रही है। कैसे प्रैक्टिस हो रही है आपके सामने रख रही हूँ, जरा सुनना। कास्ट स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, भाई काहे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर पूछे कि कास्ट स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया, तब मैं आपको बता दूंगी कि हाँ हो रही है प्रैक्टिस, अभी भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी है, नहीं गई। और जब बोले कास्ट इनइक्वालिटी डिसअपियर फ्रॉम इंडिया, तब वो लिख देना कि धीरे धीरे कास्ट सिस्टम हमारे देश में से हट रहा है, खत्म हो रहा है। देखे हैं, फिलहाल हम कर रहे हैं कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया। कैसे प्रैक्टिस हो रही है? सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड। परसिस्टेड होता है कंटिन्यू, लगातार। अगर आज भी बहुत सारे जाति से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो समाज में मौजूद हैं और कंटिन्यू प्रैक्टिस हो रहे हैं। ठीक है, इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट। ओहो, ये शादी वाला झंझट ना खत्म होगा। ठीक है, आप पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, आप दूसरी भी कास्ट में शादी कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भैया समाज है, जाति है, दिखाना है, अपनी ही जाति में शादी करनी है। वो आप और आपके पेरेंट्स डिसाइड कर लेना कहाँ शादी करनी है। बट सिर्फ मैं आपको जाति को समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि दे मैरिज विद इन देयर कास्ट। आगे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट untouchability has not ended completely despite constitutional prohibition। कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया कि छुआछात को समाज में प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। स्टिल पीपल प्रैक्टिस। आज भी भारत में बहुत सारे बैकवर्ड एरिया हैं, रिमोट एरिया हैं, जहाँ पर जातिवाद होता है, अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस होती है। तो कहाँ गई जाति की इनइक्वालिटी? अभी भी मौजूद है। ठीक है, those groups that did not have access to the education were the prohibited from acquiring it have natural lag behind। ये कितना अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ यू आर एजुकेटेड, ठीक है, एंड यू गेट एजुकेशन इन मॉडर्न वे, आपने पढ़ाई करी है, अच्छे से करी है, तो डैम श्योर आप कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी नहीं करेंगे। बट व्हाट अबाउट दोज डू नॉट हैव एक्सेस टू गेटिंग एजुकेशन, जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, ठीक है, वो तो अनपढ़ हैं, ठीक है, तो वो तो स्टिल दे आर लैग बिहाइंड एंड दे प्रैक्टिस कास्ट इनइक्वालिटी। वो तो अभी भी जातिवाद में विश्वास करेंगे, ऊंची जाति और नीची जाति। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई, पढ़ेंगे तो आप इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, कास्ट कंटिन्यू टू बी द क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमी स्टेटस। आज भी ये माना जाता है कास्ट और इकोनॉमी का अपने आप आपस में लिंक है, बिल्कुल लिंक है। ठीक है, जो अपर कास्ट हैं दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी, मोर रिसोर्सेस, मोर लैंड, तो वो थोड़ा सा रिच हो जाते हैं। और जो लोअर कास्ट हैं वो लंबे समय से संघर्ष करा है, अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो वो थोड़ा सा गरीब हो जाते हैं। तो दोनों में ये कनेक्शन है, इकोनॉमी और कास्ट में, और अभी भी ऐसा ही है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम रिजर्वेशन है, अभी तो जनरल में भी गरीब होते हैं, और जो शेड्यूल हैं वो बहुत सारे लोग अमीर भी हैं। मैं रेयर केसेस की बात नहीं करती हूँ, आप इस बात को समझो। रेयर केसेस में मैं मान रही हूँ कि शेड्यूल कास्ट जो लोअर कास्ट हैं वो भी रईस हो सकते हैं, इकोनॉमिकली वेल सेटल्ड हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, कि जो जनरल है वो वेल सेटल्ड हैं और जो लोअर हैं वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैग बिहाइंड है, वो संघर्ष कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो दीज आर द पॉइंट वी स्ट्रांगली सेड दैट
कास्ट स्टिल प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। कैसे कैसे? ओल्ड जो एस्पेक्ट हैं अभी भी मौजूद हैं, ठीक है। कास्ट अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया, फिर भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। उसके अलावा मैंने कहा आप अपनी ही जाति में शादी करना पसंद करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दोज ग्रुप दैट डिड नॉट हैव एक्सेस द एजुकेशन, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिली मॉडर्न तरीके से, वो तो पीछे रह गए, वो तो जातिवाद को ही मानेंगे। और कास्ट और इकोनॉमी में आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो दीज आर द पॉइंट जिसकी वजह से साबित होता है कास्ट स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया। दोनों क्वेश्चन भैया अलग है, मिंगल ना कर देना। पूछें कि स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया तो वैसा लिखना, पूछें डिसअपियर कास्ट फ्रॉम इंडिया तो वैसे लिख देना। मिंगल मत करना, आप समझदार हैं। डेवलप कॉन्सेप्ट्स एंड क्रिएट इन योर ओन वर्ड्स। हो गया? याद कुछ थोड़ी करना है, रटना थोड़ी है। आया है समझ में? बिल्कुल आ जाना चाहिए यार, बहुत समझदार है आजकल के बच्चे। ठीक है, आगे चलो। अभी बहुत थोड़ा सा हमारा रह गया है चैप्टर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कास्ट इन पॉलिटिक्स। मैं ना आपको दो अपोजिट क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे अभी मैंने दो अपोजिट क्वेश्चन कराए हैं ना आपको। एक मैंने आपको कराया कास्ट में डिसअपियर फ्रॉम इंडिया एंड कास्ट स्टिल प्रैक्टिस इन इंडिया। दोनों उल्टे क्वेश्चन है ना एक दूसरे से। इसी तरीके से मैं अभी आपको कराने वाली हूँ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब बच्चे जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो कहते हैं मैडम दोनों एक ही बात है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। नहीं, दोनों एक बात नहीं है। देखो, जैसे आप और मैं, एक बार मेरे लेक्चर से आप प्रभावित होंगे, हम दोनों में कनेक्शन है। एक बार आप मेरे लेक्चर से प्रभावित होंगे, अच्छा लग सकता है, खराब लग सकता है। और एक बार मैं स्टूडेंट से प्रभावित होंगी, यार आपको बेस्ट देने के लिए कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप कैसे चाहते हैं, है ना। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बार स्टूडेंट से इन्फ्लुएंस होता है टीचर, और एक टीचर से स्टूडेंट। इसी तरीके से कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट से पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है। और एक बार पॉलिटिक्स इन कास्ट, पॉलिटिक्स से कास्ट पर असर पड़ता है। ये दोनों टॉपिक अपोजिट हैं, समझने हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, देखो फिलहाल बस इतना दिमाग लगाओ, ज्यादा मत खर्च करो। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। इस लाइन को उठाएंगे पेपर में और कहेंगे प्रूव दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कास्ट अलग अलग क्षेत्रों में पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है जरा देखो। When parties choose candidate in election, they keep mind in the caste composition of the election and nominate candidate from different castes so as the mustered necessary support to win election. सीधी सी बात है, सबको पता है इलेक्शन में everyone want to come in power, every political party try to stand, ठीक है, टाइप ऑफ कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करने की कोशिश करते हैं एक इलेक्शन एरिया में जहां उसी जाति के लोगों। अगर जाटों का एरिया है तो कर दो कैंडिडेट जाट खड़ा। मुसलमान ज़्यादा हैं किसी एरिया में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी इलेक्शन एरिया में, तो कर दो मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा। समझ में आया? एवरी कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टी कम इन पावर विन इलेक्शन, दे ट्राई टू नॉमिनेट टाइप ऑफ कैंडिडेट जिस कैंडिडेट की उस पर्टिकुलर इलेक्शन एरिया के लोगों के साथ जाति मैच करती हो। बात समझना क्या कहना चाहती हूँ। आप ये समझो, ये मान लो एक इलेक्शन एरिया है, ठीक है, ये है इलेक्शन एरिया। ऐसे नहीं समझ आएगा नहीं तो आपको। ये इलेक्शन एरिया है, यहाँ पे सारे जाट रहते हैं, ठीक है। तो हर पार्टी कोशिश करेगी जाट कैंडिडेट खड़ा करने की, क्योंकि जाटों का एरिया है। बात समझ आ गया कि इनका वोट को इकट्ठा करने की, मोबिलाइज करने की, जीतने की। क्लियर हो गया? दूसरी बात समझो, क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट टू द मस्टर्ड सपोर्ट। ओ भाई, ओ भाई, ये तो सब करते हैं। एवरी कैंडिडेट दोज स्टैंड इन इलेक्शन, दे अपील, सेंटिमेंट अपील टू द कास्ट पीपल कि हम आपकी जाति के हैं, जाट हैं, गुजर हैं, राजपूत हैं, फलाना हैं, ढिमका हैं, और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और उनसे वोट मांगते हैं। वाई? भैया इलेक्शन में जीतना है। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हुई या नहीं हुई, खूब जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, और लोगों का भी पूरा इन्फ्लुएंस रहता है, वो भी दे देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको? आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? Universal adult franchisee and the principle of the one person one vote compiled political
leaders to gear up the task of the mobilizing and securing the political support. ये पॉइंट बहुत समझने की ज़रूरत है। 2 पॉइंट तो आपको आए होंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करती है कि उस इलेक्शन एरिया में उसी जाति के लोग हों, जिस जाति के लोग हैं वैसा ही जाति का कैंडिडेट खड़ा हो करो जीतने के लिए। दूसरा, इमोशनल अपील करो कि हम आपकी जाति के हैं, आपका भला करेंगे, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये क्या लिखा हुआ है कि एवरी कैंडिडेट नो दैट वन वोट वन वैल्यू, इक्वल वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमारे देश के अंदर है, हर वोट की वैल्यू है। तो दिस थिंग, यू नो, दिस स्टेटमेंट गियर अप, पुश ऑल पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी का ना दिमाग को हिला देती है कि भैया हर वोट की वैल्यू है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स को मोबिलाइज करो, इकट्ठा करो जीतने के लिए। समझ में आया आपको? सिंपल सी बात है, जातिवाद राजनीति, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है। अब एक इलेक्शन एरिया में जिस जाति के लोग ज़्यादा होते हैं वैसा ही कैंडिडेट खड़ा करा जाता है कि भैया जाट है तो जाट कैंडिडेट खड़ा दो, गुजर है तो गुजर कैंडिडेट खड़ा कर दो जीतने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट, दैट इज नॉट ट्रू। अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको कराया था कि जो इलेक्शंस हैं उसमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। बच्चे इस बात को दिमाग में भरो और अभी खाओ पियो और डाइजेस्ट कर लो कि कास्ट पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है। कास्ट के नाम पर कैंडिडेट वोट इकट्ठा करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। But do you think caste can single factor to win election? No, this is not true. क्या सिर्फ जाति के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे? बुरे तरीके से हारेंगे, बुरे तरीके से, अगर किसी ने ऐसी कोशिश करी, क्योंकि आपके देश में सिर्फ एक मुद्दा नहीं है राजनीति के लिए। ठीक है, तो इलेक्शंस, if anyone stand in election, contest election and try to win election on the base of caste, so do you think they win election? No, नो एंड मीन्स नो, नहीं जीतेंगे। अगर किसी ने कास्ट के नाम पर ही राजनीति करी तो उसका हारना और उसका मुंह पिटना निश्चित है। देखें कैसे है, देखो, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट द कास्ट, दैट इज नॉट ट्रू। सिर्फ इलेक्शन में जाति ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए, तो ये चीज गलत है। कैसे गलत है, देखो, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था कि हर ना पार्टी चालाकी करती है कि ऐसे जिस इलेक्शन एरिया में जिस जाति के लोग हैं वैसा कैंडिडेट खड़ा कर दो, लेकिन पूरे भारत में एक जगह बता दो जहां पर एक ही जाति रहती हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इलेक्शन एरिया में, ठीक है, एक ही जाति के लोग रहते हो। ऐसा हो जाता है मेजॉरिटी माइनॉरिटी कि एक जगह पे एक जाति ज़्यादा रह रही है और एक कम रह रही है, बट पूरे भारत में एक ऐसी जगह बता दो जहाँ सिर्फ एक ही जाति रह रही हो। ऐसा नहीं होता। तो ये प्रिंसिपल तो फेल हो गया कि आप ज़्यादातर जिस लोग हैं उसे वाले ही कैंडिडेट को, जाति के कैंडिडेट को खड़ा कर दो और जीत जाओगे। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स इलेक्शन एरिया। पूरे भारत में कोई इलेक्शन एरिया ऐसा नहीं है जहां एक ही जाति के लोग रहते हों, क्लियर मेजॉरिटी ऑफ सिंगल कास्ट। No party win the votes of all the voter of a caste or a community. बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं, पहले तो ऐसा है ही नहीं कि पूरे भारत में कोई एक ऐसी जगह हो जहां एक ही जाति के लोग हों। चलो मान लेते हैं भी, मान लेते हैं वहाँ मान लो जाटों का एरिया है और हमने जाट कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो सारे जाट उसे ही वोट दे देंगे? नहीं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उस एरिया के सारे वोट एक कैंडिडेट को मिल जाएं। लोगों के अपने इंटरेस्ट होते हैं। समझ में आया? मेनी पॉलिटिकल पार्टी में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। ले लो प्रसाद, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश करी तो लो, क्या लिखा हुआ है भाई, ये मान लेते हैं कि एक इलेक्शन एरिया में एमएलए की सीट पर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस जगह पर जाट बहुत ज्यादा है, ठीक है तो अलग अलग जाति है। अभी मेरे मुंह पे ये चढ़ा हुआ है तो मैं जाट बोल रही हूँ, तो कोई ये मत बोलना मैडम हमारी जाति का नाम ले लो, ठीक है।
तो आप इमेजिनेशन अपनी जाति की कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एक इलेक्शन एरिया है, वहाँ पर एक जाति के लोग मेजॉरिटी में हैं। हाँ, और जब एक पॉलिटिकल पार्टी उसी जाति के कैंडिडेट को खड़े करेगी जीतने के लिए, तो बाकी सब पागल हैं, बाकी को दिमाग नहीं आएगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टी यूज दिस ट्रिक। जाट हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी जाट ही कैंडिडेट खड़ा करेगी, फिर वो वोट तो फिर भी बटेंगे, एक को थोड़ी मिल जाएंगे। आया या नहीं आया, बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमएलए एंड एमपी फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री। अगर सिर्फ इस बात में सच्चाई होती कि जाति के नाम पर इलेक्शन जीता जा सकता है, तो वाई फ्रीक्वेंटली रूलिंग पार्टी एमएलए एंड एमपीज लूज इलेक्शन? क्यों हारते हैं? क्योंकि जाति के आधार पर अगर कोई राजनीति करना चाहता है, शायद एक बार जीत जाए बेटा, लेकिन लगातार उसे हारना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लोग समझदार हैं यार, लिटरेट नहीं, सारे इलिटरेट थोड़ी हैं। इतनी बड़ी आबादी पढ़ी लिखी है और समझदार है कि अगर आप कंटिन्यू सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांगेंगे तो कितना जीत जाएंगे आप, एक बार दो बार? तो कह रहे रूलिंग पार्टी में जो बड़े बड़े बिग है ना पावर में, एमएलए एमपी, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। बात समझ में आई आपको? अगर किसी ने जाति के आधार पर क्या करा, जाति के आधार पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी, पूरा आपको साबित हो गया होगा कि इलेक्शंस आर नॉट बेस्ड ऑन कास्ट। जाति के नाम पर इलेक्शन मत लड़ो। when you become professional, and if you try to become what leader or try to contest any election, अगर आप इलेक्शन लड़ें तो भैया जाति को आगे मत ले जाना, एजेंडास को ले जाना, जीत जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ तो हो जाएगा, भले ही मैं आपको खूब कह लूँ कि जाति के आधार पर नहीं होता इलेक्शन, खूब जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपको, आगे चलते हैं। लड़ेंगे आप में से कोई इलेक्शन लड़ेगा? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर सीरियसली अगर कोई बच्चा इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, भविष्य में नेता बनना चाहता है, बिकॉज मैं 13 साल से पढ़ा रही हूँ और जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ मैं बच्चों से पूछती हूँ तो एक भी बच्चा नहीं कहता इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, टीचर, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कोई भी राजनीति में नहीं उतरना चाहता। सबको नौकर बनना है। यू ऑल वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट ब्यूरोक्रेट्स। आपको आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर सब नौकर हैं, नौकरशाही में जाएंगे, ठीक है। लेकिन राजा, एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी को नहीं बनना, ठीक है। देखें आप में से किसी का ये जज्बा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आई फील सो गुड, किसी को राजा भी बनना है। देखें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अदर फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस इलेक्शन। कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो जाति के अलावा कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, जाति के अलावा कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्शन में को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखें, वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। भैया सिर्फ जाति के नाम पे लोग वोट नहीं देते, कईयों को, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद पॉलिटिकल पार्टी। अच्छी है बुरी है, कैंडिडेट किसी भी जाति का खड़ा कर दो, किसी भी धर्म का खड़ा कर दो, कि वो आंख बंद करके उस पार्टी को ट्रस्ट करते हैं और वहीं वोट देंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि कुछ भी सही, कोई जाति किसी धर्म से उन्हें मतलब नहीं होता। सम पीपल स्ट्रांगली कनेक्ट विद पार्टी, तो पार्टी के नाम पर भी वोट पड़ता है। People within the same caste or the community have different interests depending on their economical condition। लोगों के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट उनको लगता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोमिसेस स्ट्रॉन्ग हैं, जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, वो उन्हें वोट देते हैं। हर कोई बेटा जाति, मैं ये मान लेती हूँ कि कुछ लोग जाति के नाम पे वोट देंगे कि भाई अपने जाति के कैंडिडेट को जिताओ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हर कोई जाति के नाम पे वोट देता है तो बिल्कुल गलत। कुछ पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से वोट देते हैं, ठीक है। रिच एंड पुअर एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट वोट वेरी डिफरेंटली। रईस लोग अलग हिसाब से वोट दे सकते हैं, गरीब लोग अलग हिसाब से दे सकते हैं, औरतें चाहे रिच हैं, चाहे पुअर हैं, चाहे वुमेन है, और एक ही जाति के हैं, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वोट देंगे या जाति के हिसाब से देंगे। औरतें देखेंगे कि कौन सी पार्टी मेरे इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही है, पुअर देखेंगे कौन मेरी गरीबी को दूर करने की बात कर रहा है, रिच देखेंगे कौन मुझे फैसिलिटी देने के लिए बात कर रहा है। तो वो वैसे वोट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। दे डू नॉट थिंक अबाउट देयर कास्ट, प्लीज। पीपल असेसमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये ना कुछ ही लोग करते हैं।
बट सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, डोंट थिंक अबाउट योर कास्ट, रिलीजन, ठीक है, योर इकोनॉमिकल कंडीशन, यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट लास्ट 5 ईयर। इलेक्शन से पहले जब आप सोच रहे हैं कि वोट किसको देना है, तो 5 साल के गवर्नमेंट के काम को देख लेना कि गवर्नमेंट ने काम ठीक से किया या नहीं करा। किया तो उसे ही वोट दे देना, नहीं किया तो ये फाइंड आउट अनदर सोल्यूशन कि कौन और बेहतर काम कर सकता है तो उसे चांस दे देना। सीधी सी बात है, काहे जाति में पढ़ना, काहे धर्म में पढ़ना, ठीक है। And the popularity rating of the leaders matter and are often the decisive in the election. Popularity matter lot of leaders. देखो, like me, I'm highly educated. If I stand in election, मेरे घर वाले भी वोट नहीं देंगे, मेरी जमानत उड़ जाएगी, तो आई एम नेवर थिंक अबाउट बिकम पॉलिटिशियन। लेकिन अगर जो सत्ता में पहले से हैं, रूलिंग पार्टी में है, पावर में है, बिग जो ब्रांड है, बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका नाम है, बेटा पॉपुलैरिटी के नाम पर भी वोट पड़ता है। यार ये तो पॉपुलर नेता है, ठीक है, तो पॉपुलैरिटी के नाम पे वोट पड़ जाता है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट वोट पड़ता है। और पीपल कनेक्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हैं, ठीक है, उनको वोट दे देते हैं। तो जाति के नाम पर भी वोट पड़ता है, लेकिन जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है, ये चीज गलत है। समझ में आ गया? तो दीज आर द अदर फैक्टर्स विच इज काउंट कि किस किस आधार पर, किस किस बेस पर लोग वोट देते हैं। आ रहा है भाई? थोड़ा सा तो बोर होना शुरू कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जाति है, धर्म के बारे में है, आपकी कास्ट से रिलेटेड है कि आप पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। याद भी होगा, लिखेंगे भी, एग्जाम में भी पूरे नंबर आएंगे, और साथ में आप अपनी देश की राजनीति को भी समझ रहे हैं। पॉलिटिक्स इन कास्ट, एक क्वेश्चन मैंने आपको क्या कराया था, कास्ट इन पॉलिटिक्स, की जाति का कास्ट पॉलिटिक्स पे असर पड़ता है। पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब क्या करा रही हूं, पॉलिटिक्स इन कास्ट, यानी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कास्ट। पॉलिटिक्स का कास्ट पर असर पड़ता है। कैसे पड़ता है भैया? बहुत असर पड़ता है। पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा असर जातियों पे पड़ता है। क्या पड़ता है जरा देखना। ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर by incorporating with its neighboring caste and subcaste which were earlier excluded from it. I feel so proud कि पॉलिटिक्स की वजह से ये अच्छा काम हो गया है। पता है पहले के ज़माने में क्या होता था, जो लोअर कास्ट थे ना उन्हें सोसाइटी से बाहर रखा जाता था, एंड जो अपर कास्ट हैं दे नेवर थिंक अबाउट गिव देम पॉलिटिकल पावर, उन्हें नहीं दी जाती थी। बट टुडे, आज राजनीति में जीतोगे तो तब जब सारी जातियों को लेके चलोगे। तो जिन जातियों को समाज से बाहर रखा जाता था ना, अब उनको साथ में लाया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि हर कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि इलेक्शन जीतना है। अगर आप ऊंची जाति के हो तो नीची जाति के आदमी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। वोट की वैल्यू तो सबकी बराबर है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट थोड़ा करीब आई हैं। दोज कास्ट एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी, बाहर रखा जाता था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ है कि हर जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट के साथ कोऑपरेट करती है। जिन कास्ट को पहले समाज से बाहर रखा जाता था, आज उनकी आरती उतारी जाती है। अच्छी बात है यार, जाति सब बराबर होती है, ज्यादा सोचने वाला विषय नहीं है, लेकिन बना दिया है लोगों ने। Various caste groups are required to enter into the coalition. If you want to win election as a candidate or a political party, तो दिस इज नेसेसरी कि हर कास्ट को दूसरी कास्ट के साथ कोलेशन, समझौता करना पड़ेगा। अदर कास्ट के साथ, दूसरे कास्ट के लोगों से डायलॉग, बातचीत, डिस्कशन करना पड़ेगा। आज हर जाति को, अगर अगर ऊंची जाति का कैंडिडेट जीता है तो नीची जाति के लोगों को सुनना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, और नीची जाति का कोई कैंडिडेट जीता है तो उसको ऊंची जाति के लोगों का सुनना पड़ेगा। यानी हर कास्ट को दूसरी के कास्ट के साथ क्या करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, हल निकालना है कि ओवरऑल पॉपुलेशन क्या चाहती है, ठीक है। आज हर जाति को ये पता है कि दूसरी जाति के साथ कोलेशन करना है, समझौता करना है, तभी जीतेंगे। सारी जातियां आज मिलकर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी चीज का हल निकालने के लिए डिस्कस करती हैं, डिबेट करती हैं, है ना। अच्छी बात है या नहीं है? पॉलिटिक्स की वजह से जातियां तो थोड़ी सुधर गई हैं। अगर पावर में आना है तो झूठ मूठ के चाहे आपस में नफरत करते हो, लेकिन मिलकर रहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कहीं तो कुछ भला हो जाता है।
New kind of the caste group have come up with the political arena forward and backward का, ये तो सबसे ही अच्छी बात है। पहले क्या होता था, पहले बोलते थे वेरी सॉरी, हिंदी में नीच जात बोलते थे, दलित बोलते थे, अगर किसी को बुरा लग जाए तो पहले ऐसे बोलते थे, और बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैं जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि किसी को ऐसे नहीं कहा जा सकता, वो डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे, डिप्राइड, पिछड़ जाएंगे। बोलना और सोचो, उनके साथ ही प्रैक्टिस होती भी थी, अनटचेबिलिटी और अदर रॉन्ग थिंग्स। लेकिन आज पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो गया है, हर जाति को पता है कि दूसरी जाति के साथ कोऑपरेट करना है, नहीं तो दूसरी जाति वाले वोट देंगे नहीं और हारना तय हो जाएगा, जीतना है तो मिलना पड़ेगा। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट किसी को भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल पनिशमेंट दे दी जाएगी अगर आप किसी भी जाति के लिए आप कोई गलत अब्यूज वर्ड करेंगे। अब जातियों को कैसे रिकग्नाइज किया जाता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ये सिंपल वर्ड है, देखो कोई बुरी बात नहीं है। फॉरवर्ड जो जातियां को अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ गई, और बैकवर्ड जो पीछे रह गई उन्हें आगे लाना है। तो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स दिस इज द न्यू ग्रुप ऑफ कास्ट जनरेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सिंपल, पॉलिटिक्स की वजह से जातियों पर असर पड़ता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, जो जातियों को पहले बाहर रखा जाता था समाज में अब उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। कोलेशन बनाती हैं जातियां, समझौता करती हैं, डायलॉग्स बातचीत करती हैं, डिस्कशन करते हैं, मिलकर मुद्दों पर काम करते हैं। ये नहीं है कि एक जाति वाले बोले मैं ही संभाल लूंगा और मैं देश को देख लूंगा और मैं जीत जाऊंगा। अगर किसी जाति ने ऐसे करने की कोशिश करी तो उनका हारना निश्चित है, वो पावर में आ ही नहीं सकते। क्लियर है। और अभी जातियों में ऐसे रिकग्नाइज किया जाता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड। भाई जिन जातियों को पहले अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फॉरवर्ड आगे बढ़ गए, और बैकवर्ड जिन्हें आगे लाना है, जो पिछड़ गए थे, जिन्हें अपॉर्चुनिटियां नहीं मिली थी, आई मीन टू से अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना, तो कंट्रीज बोलना है तो कंट्री निकल गया, फ्लो में होते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेज कर लो। पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गई हूँ मैं। अब 5 मिनट के अंदर आपका ये चैप्टर अब मैं क्लोज कर दूंगी। कास्ट का पॉलिटिक्स पे अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ते हैं। पॉजिटिव पेपर में पूछे तो पॉजिटिव बता देना, नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव बता देना कि कास्ट प्ले डिफरेंट रोल इन पॉलिटिक्स। फिलहाल मैं पॉजिटिव आपके सामने रख देती हूँ कि कास्ट से पॉलिटिक्स पर अच्छा असर भी पड़ता है। क्या अच्छा असर पड़ता है? अच्छा भी पड़ता है, देखेंगे अच्छा असर पड़ता है। Expression of the caste difference in politics give many disadvantaged community the space to demand their share of power. उफ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, ड्यू टू पॉलिटिक्स, लोअर क्लास एंड बैकवर्ड क्लासेस नाउ हैव अपॉर्चुनिटी टू डिमांड इक्वल शेयर इन पॉलिटिक्स। आज पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई हमें भी पॉलिटिक्स में बराबर शेयर चाहिए, बराबर पावर चाहिए। तो बोलने का मौका तो मिला या नहीं वो तो आगे की बात है। संघर्ष किया है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, अभी भी पीछे हैं, तो उन्हें आगे लेकर आना है। तो एटलीस्ट बात तो कर पा रहे हैं। अब क्या चाहिए उन्हें? दूसरा देखो, कास्ट पॉलिटिक्स हैज द हेल्प पीपल फॉर द दलित्स एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, दलित पिछड़ी हुई क्लास जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है, बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, दोज क्लासेस बैकवर्ड, दोज डू नॉट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, टुडे दे नाउ कम इन पावर एंड स्ट्रांगली दे मेक अ डिसीजन। आज उनमें ताकत आ रही है, आज वो भी डिसीजन मेकर हो गए हैं। समझ में आया? Several political and non-political organizations have been demanding and agitating the end of discrimination against particular caste. ये और अच्छी बात है। पॉलिटिक्स की वजह से हर कोई सत्ता में आना चाहता है। पावर में तब आएंगे जब जिन जातियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एंड करने की कोशिश करें, उनको क्या करें, अट्रैक्ट करें। तो सो मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे स्टार्टेड एजिटेशन और स्ट्रगल टू गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कास्ट एंड ट्राई टू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जातियों के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी होती है उसे ख़त्म करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, आंदोलन करती हैं, और एनजीओज भी ऐसा करते हैं। तो अच्छी बात है। तो पॉलिटिक्स में ये अच्छा काम हो रहा है कि जातियों में जो भेदभाव था धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। बुरी बात देख लें क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा
जातियों के बारे में मुद्दा उठाएंगे पॉलिटिक्स में तो फिर थोड़ी गड़बड़ भी हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी जरा देखना, नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अगर बहुत ज्यादा राजनीति में जाति के मुद्दे को उठाएंगे तो जो बेस हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो जरूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, वो दब जाएंगे। एक ही चीज के से देश आगे बढ़ेगा क्या? जरूरी है कि जातियों के मुद्दे को भी उठाएं, जो पीछे रह गए उन्हें आगे लाना है, ठीक है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक ही मुद्दे को अगर हाईलाइट करें, पॉलिटिकल लीडर्स कभी कभी ये काम कर देते हैं टू विन इलेक्शन, उन्हें तो सत्ता में आना है, तो सिर्फ वो जातियों से रिलेटेड पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। बट इट्स टोटली रॉन्ग। क्यों गलत है? देखो नेगेटिव कैसे है। पॉलिटिकल बेस्ड कास्ट आइडेंटिटी अलोन इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोगों का शासन जहां होता है, यानी सबको बराबरी मिलनी चाहिए। अगर किसी जाति को लेकर इतना मुद्दा बना दिया जाए बहुत ज़्यादा, तो बेटा डेमोक्रेसी की को हेल्थ, मतलब उसकी जो डेमोक्रेसी है वो बीमार नहीं हो जाएगी, कैंसर नहीं हो जाएगा, लेकिन आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये क्या हो जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, यानी ये नुकसान में आ जाएगा। आपका देश डेमोक्रेटिक है, लोगों का शासन है, डोंट ट्राई टू वॉट विन इलेक्शन विद कास्ट। जाति के नाम पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। थोड़ा बहुत डिस्कशन जरूरी है क्योंकि जातियों में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन हर टाइम जाति 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 करेंगे तो डेमोक्रेसी को नुकसान हो जाएगा, आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। It can divert attention from other pressuring issues, poverty, development, corruption। ये है बड़े मुद्दे। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने ये पॉइंट पढ़ लिया तो सब समझ आएगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नेसेसरी टू डिस्कस इन पॉलिटिक्स, बहुत जरूरी है, बट डोंट ट्राई टू ओवर डिस्कशन ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स। सो सेंसिटिव इशू, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वहां से ध्यान हट जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। विकास जरूरी है या जाति? गरीबी को दूर करना है या जाति पे ही सोचोगे? करप्शन दूर करना है या जाति ही सोचोगे? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, corruption, these are sensitive and necessary issue, but if you continuously discuss caste in politics तो these divert attention from this sensitive issue, इन पे से ध्यान हट जाएगा। इलेक्शंस में क्या होता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रचार हो रहा है खूब, जबकि इलेक्शन कमीशन मना करके रखता है इस बात को, फिर भी खूब प्रचार होता है। क्यों? जीतने से मतलब है। और जो सेंसिटिव मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए उनके बारे में कोई बात नहीं होती। अब वो आप समझदार बच्चे हैं, आप यंग हैं, आपको आगे फैसला लेना है कि आपको किन मुद्दों पे बात करनी है और किन पे नहीं। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड टू टेंशन, कन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस। अगर भैया बहुत ज़्यादा कास्ट जाति का उछालेंगे ना पॉलिटिक्स में, तो क्लैश तो होगा कास्ट के बीच में, और उसके बाद वायलेंस, कन्फ्लिक्ट्स, रॉयट्स, और आपको देखना पड़ेगा। सांप्रदायिक दंगे भारत में समय समय पर हुए हैं, तो प्लीज़ आप स्टूडेंट हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। डिस्कशन ज़रूरी है, कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे ख़त्म करने के लिए, बट ओवर डिस्कशन, इससे नेगेटिविटी बन जाती है पॉलिटिक्स में, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो डिस्कस नहीं हो पाते। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म करने से क्या होता है बेटा, जो आपको क्या देखना पड़ जाएगा, वायलेंस, दंगे, ठीक है, खून खराबा देखना पड़ सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड पॉलिटिशियंस के बारे में, अभी तो आप बच्चे हैं, कि उनको कास्टिज्म से या कास्ट को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने से बचना चाहिए। तो हमने तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और हमने क्या पढ़ लिया, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया। एग्ज़ाम, मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में तो आप झंडे गाड़ेंगे इस चैप्टर में, और आज आप में अवेयरनेस भी आई होगी कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्रॉमिस टू योर सेल्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर करेंगे। खुश रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।